जो पार्ट है, जियोग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे करंट अफेयर्स है, उसको एक-एक वीक के शेड्यूल में बाँट दिया और हर वीक में मेरे को वो पढ़ना होता था और वीक के एंड में टेस्ट देना होता था। जो बीए, एमए के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, उनके कोर्स में उनकी हेल्प की। जाने-अनजाने में उनको की गई मदद मेरे बहुत काम आई। मेरा सब्जेक्ट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा। मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा जब मैं इस प्रिपरेशन में था कि कुछ अनजाना-सा है, कहीं मैं भटक रहा हूँ। मुझे सब अपनापन-सा लगा। और बात रही फिर ब्रिटिश लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर की, उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ की है, उनके वर्क्स को कंप्लीट किया। क्योंकि ये राजस्थान का पेपर था तो भई कहीं चांस रहते हैं कि जो एग्ज़ामिनर्स है वो जो यहाँ का सिलेबस है उसी को सेटअप करेंगे। उसके बाद मैंने स्मार्ट स्टडी के तौर पे विकिपीडिया और कैम्ब्रिज हेल्प साइट से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी लिस्ट निकाली। मैं मानता हूँ एक गेम चेंजर होता है थर्ड पेपर इस वैकेंसी के अंदर, कि इस वैकेंसी में जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसने नेट क्लियर की है, लगभग उनका सब्जेक्ट एक बेसिक लेवल से अपर लेवल पे प्रिपेयर्ड है, वो सब अबव एवरेज है, वो सब ज्ञानी लोग हैं। पर जो डिफरेंस मेकर है, जो गेम चेंजर वो थर्ड पेपर है, क्रिटिसिज़्म में हुआ। जो फर्स्ट पेपर रहता है उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, और ग्रामर की जो मेरी प्रैक्टिस है, वो स्टोरी राइटिंग से काफ़ी अच्छी हुई। एक ऐप मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, ग्रामरली। अगर वो कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसको ग्रामरली पे चेक कर सकते हैं। एक आप डेना मल्टीटास्कर नाम से यूट्यूबर है, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। एक कल्याणी वलथ मैम है, वो भी बहुत बढ़िया साउथ की मैम, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। एक सर है, बहुत अच्छे से हिंदी में करवाते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जिनको वोकैब्युलरी में इंट्रोडक्शन में एक बार दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए हिंदी में एकेएस राजवीर सर है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं कंटेंट सर। बचपन से साहित्य के प्रति आकर्षण रहा, लेकिन परिवार की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। इस सपने को साकार करने के लिए साइंस बायो विषय चुना गया, परंतु जैसे जैसे समय बीता राहें बदलने लगी। ग्रेजुएशन के दौरान साइंस को पीछे छोड़कर आर्ट्स के क्षेत्र में कदम रखा। फिर एक और मोड़ आया जब एलएलबी की राह पकड़ी। परिवार की उम्मीदें भी बदली। अब डॉक्टर के बजाय आरजेएस का सपना देखने लगे, लेकिन नियति का इरादा कुछ और ही था। अंग्रेजी साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि ने दिशा तय कर दी। इस सफर में पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन से शुरुआत हुई और साथ ही खुद को भी निखारते रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती में पहली बार परीक्षा दी और 46वीं रैंक के साथ अपनी जगह बना ली। आज हमारे साथ उपस्थित है कॉलेज प्रोफेसर पीयूष जांगिड़। आज हम जानेंगे इनसे यहाँ तक के सफर की कहानी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। पीयूष, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो इंग्लिश के। थैंक यू वेरी मच सर। कौन सी रैंक आई है आपकी? 46th रैंक है सर। और ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। अच्छा, पहला अटेम्प्ट है। हाँ जी सर। तैयारी कब से कर रहे हो? सर वैकेंसी आई थी 2023 में, जी। तो उससे पहले मेरा नेट क्लियर्ड था, तो तब से ही मार्च 2023 से नेट क्लियर करते ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा था मैं। नेट क्लियर हुआ 2023 में? हाँ जी सर। तो मैं सीरियस तैयारी तभी से मान लूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। सब्जेक्ट तैयार आपका कब हो गया था? सर एक बार तो मैंने होल सब्जेक्ट रिवीजन जो है एग्ज़ाम आने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि तब मेरे 2 नेट के अटेम्प्ट थे। सेकंड नेट के अटेम्प्ट में मेरा नेट भी क्लियर हुआ, जेआरएफ मेरा 1 क्वेश्चन से रह गया। अगर मेरा 1 क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो जाता तब। और उसके बाद से ये वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद ही ये अंदाज़ा तो हो गया कि जीके का पेपर बहुत जल्दी होगा। तो जीके की ओर अपना ध्यान किया, जीके के लिए कोर्स परचेज़ किया। एक टेस्ट सीरीज़ ली, टेस्ट सीरीज़ जो थी वो शेड्यूल्ड थी, उसमें कोर्स को डिवाइड किया गया था। उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई को प्लान किया, टॉपिक्स को कवर किया और मेरा 7th ऑफ जैन 2024 को जीके का पेपर था। उससे पहले अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और नवंबर से दिसंबर तक रिवीजन किया सर। नोटिफिकेशन आया, उससे पहले सब्जेक्ट तैयार कर लिया था आपने? हाँ जी, एक बार मैंने सब्जेक्ट को कवर कर लिया था। पर जीके नहीं हुआ? जीके नहीं किया था। जीके बाद में किया? जीके बाद में किया। अच्छा, आपने जो कोर्स लिया जीके सारा उसी से तैयार किया या और कहीं से भी किया? सर कोर्स के थ्रू बेसिक कुछ नोट्स, कुछ गाइडेंस ये मिल जाता है कि स्मार्ट स्टडी के लिए, बिकॉज़ राजस्थान जीके वास्ट है, लिमिटलेस है। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना और ये छोड़ना है। तो कुछ एक्सपीरियंस लोग जो कि इस वैकेंसी में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनके थोड़े गाइडेंस के थ्रू, उनके नोट्स के थ्रू एक आइडिया हुआ कि मेरे को ये कंटेंट रिवाइज़ करना है, इस कंटेंट को जो है कंठस्थ करना है।
और उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स मैंने लगाए, स्पेशली मैंने यहाँ पे कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ दी थी, उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मेरी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हुई, मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। बीकानेर में लिया है? हाँ जी, ये कोचिंग जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, ये बीकानेर में थी, कौन सी कोचिंग है ये? स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। तो ये मददगार साबित हुई। हाँ जी सर, ये बढ़िया गाइडेंस मिला क्योंकि इन्होंने मेरे सिलेबस को मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया हुँ, कि हर जो पार्ट है, जियोग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे करंट अफेयर्स है, उसको एक-एक वीक के शेड्यूल में बाँट दिया और हर वीक में मेरे को वो पढ़ना होता था और वीक के एंड में टेस्ट देना होता था। तो उस गाइडेंस से जैसे बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलता है, वैसे इस एज में तैयारी करने का मौका मिला। आपको कितने नंबर मिले होंगे थर्ड पेपर में? जीके के अंदर सर ऑलमोस्ट आई थिंक 30 के अराउंड मेरे मार्क्स रहे होंगे। अच्छा, नंबर तो फिर तो अच्छे मिले। हाँ जी सर। इसके अलावा पहले कोई तैयारी करते थे आप, जैसे करंट जीके पढ़ने के लिए या कुछ और? पार्टिकुलरली मैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं किया करता था इससे पहले। इससे पहले आई वाज़ इन्वॉल्वड इन टीचिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा सदैव से इंटरेस्ट रहा, लिटरेचर में सदैव से इंटरेस्ट रहा। लिटरेचर में पढ़ा करता था, कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग ये सब मैं किया करता था। हुँ, और उसी के दौरान मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जो नेट क्लियर करने के बाद सुना कि ये भर्ती आ रही है, तो मैंने पूरा अपना अटेंशन यहीं डाइवर्ट कर दिया सर। नेट क्लियर करने का कारण यही था या कुछ और था? सर नेट क्लियर करने का कारण पैशन फॉर टीचिंग था। लिटरेचर जैसा कि मैंने बताया हमेशा से मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर कारण नहीं था। नहीं सर, टीचिंग लिटरेचर ये कारण था। हुँ, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हो। यस सर। इससे पहले आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया है? इससे पहले सर लॉन्ग मेमोरी में तो मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है रिसेंट मेमोरी में तो। बट उससे काफ़ी पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एसएससी का। उसमें भी मेरा इंग्लिश के कारण ही मैंने वो दिया क्योंकि इंग्लिश में आई वाज़ क्वाइट इंटरेस्टेड। तो उसमें एसएससी का मेरा मेंस भी क्वालिफाइड था। मैं थर्ड पेपर भी दे कर के आया। मेरा डीवी भी हुआ था, डीवी के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था। एक ही बार दिया वो? हाँ सर, वो एक बार ही दिया बिकॉज़ मैथमेटिक्स मेरे लिए टिपिकल रहा उस समय और फिर कुछ ऐसे हालात रहे कि मेरे को उस समय पढ़ाना पड़ा। कुछ ट्यूशन्स, कुछ टीचिंग करनी पड़ी और टिल देन मेरा इंटरेस्ट इसी सब्जेक्ट में रहा इंग्लिश में। उसके बाद आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं नहीं दिया। दिया, नहीं सर। तो आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन सर 2017 में हुई। क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? मेरे पास सर इंग्लिश लिटरेचर था, इकोनॉमिक्स थी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद में उसके बाद में सर मेरी मास्टर्स की मैंने 19 में। 19 में कर ली थी हुँ, और उसके बाद मैंने लॉ भी किया सर। तो फिर एलएलबी करने के पीछे का कोई कारण? एलएलबी का सर 2 स्ट्रॉन्ग कारण रहे। एलएलबी एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लॉ में। मेरे फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो जुडिशरी से कनेक्टेड है, काफ़ी अच्छे-अच्छे लॉयर्स हैं। तो हुँ, उन्हीं के सानिध्य और गाइडेंस में मैंने इस जो फ़ील्ड था उसको परस्यू किया। हालाँकि उस दौरान कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मैं इंग्लिश से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड रहा। उस सब्जेक्ट को पढ़ाता रहा, उस सब्जेक्ट पे व्याख्यान देता रहा, उस सब्जेक्ट पे मैंने रिसर्च पेपर भी उस दौरान लिखे। अच्छा, हाँ जी, सर। पब्लिश हुए हैं? पब्लिश हुआ मेरा एक रिसर्च पेपर उसी दौरान। जब एलएलबी के मंझधार पे हम खड़े थे थर्ड ईयर के बाद, तो यही क्वेश्चन था कि अथा किम? जैसे कि ब्रिजेस में हमारी एक राइटर ने लिखा है अथा किम? हुँ, तो उस अथा किम का जवाब यही मिला कि जहाँ मन दौड़-दौड़ के जाता है, वो सब्जेक्ट तो लिटरेचर ही है। हुँ। उसी को मैं पढ़ता हूँ, उसी की नॉवेल्स मैं पढ़ा करता हूँ, उसी को मैं लिखा करता हूँ। तो मुझे ये लगा कि भई जिस काम में आपकी खुशी होती है, वो काम सक्सेसफुल हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। और वो हो गया। बस भगवान की सर कृपा है। तो कुल मिला के विधि में आपका मन लगा नहीं। सर विधि मैं यूँ नहीं कहूँगा कि विधि में मेरा मन नहीं लगा, पर मैं यूँ कहूँगा कि लिटरेचर मेरी प्रथम प्रेम था, जो पहला प्यार होता है, वो लिटरेचर ही रहा सदैव। आपने कहा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो लॉ है। हाँ जी सर। तो परिवार वालों ने कहा नहीं आरजेएस की तैयारी करो, कहाँ जा रहे हो? परिवार वालों ने सर कहा, बहुत कहा, हुँ, कुछ-कुछ ऐसे शब्द भी कहे जो यहाँ नहीं कह सकते। हुँ। पर पर हाँ, बात यूँ ही रही सर कि उन्हें एक भरोसा था कि अगर ये मेहनत करता है अपनी पसंद की चीज़ में और जिस चीज़ को ये पसंद करता है उसमें कामयाब होके दिखाता है। अगर मैंने कंटेंट राइटिंग की तो कंटेंट राइटिंग भी बखूब की। हुँ। तब बहुत अच्छा मेरा रिज़ल्ट रहा कोविड के दौरान मैंने कंटेंट किसके लिए राइटिंग लिखा आपने? मैंने सर वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए और स्पेशली बुक रिव्यूज़ लिखे। अच्छा। वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे मेरे। हुँ, उसके बाद मैंने जब टीचिंग की, तो टीचिंग में मेरे रिज़ल्ट बहुत शानदार रहे। जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, सब्जेक्ट में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 के कई टॉपर रहे। तो हुँ। उन्हें ये तो लगा कि भई अगर इसको ये सब्जेक्ट पसंद है तो इसमें कुछ ज़रूर कर लेगा, करने दो, करने दो। मना नहीं किया। हाँ, मना नहीं किया पर ध्यान ज़रूर रखा सदैव। माता-पिता की जो दृष्टि रहती है वो सदैव ऊपर रही। भटक नहीं जाए। हाँ,
डर रहता है हर माता-पिता को हुँ। कि बच्चा उनका बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए। उनसे 10 गुना, उनसे 100 गुना सक्सेसफुल रहे। शायद यही आस उनकी रही होगी। अभी आप पढ़ाते हैं? हाँ जी सर, राइट नाउ आई एम टीचिंग। अभी मैं स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों को पढ़ाता हूँ सर। कहीं न कहीं सर मैं ये मानता हूँ, जो बीए, एमए के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, उनके कोर्स में उनकी हेल्प की, जाने-अनजाने में उनको की गई मदद मेरे बहुत काम आई। मेरा सब्जेक्ट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा। मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा जब मैं इस प्रिपरेशन में था कि कुछ अनजाना-सा है, कहीं मैं भटक रहा हूँ। मुझे सब अपनापन-सा लगा इस सब्जेक्ट के साथ। आपने तैयारी कैसे की? क्या तरीका अपनाया तैयारी करने सर तैयारी करने के लिए मैंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई, हुँ। क्योंकि जब हम आरपीएससी का सिलेबस देखते हैं, तो आरपीएससी सिलेबस में कोई पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं देती, वो ब्रॉडली डिफाइन करती है सिलेबस को। वो कहती है कि ब्रिटिश लिटरेचर, तो आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़िए, कोई सा भी क्वेश्चन आपके आएगा। वो कहती है इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर पढ़िए इंग्लिश का, कोई भी क्वेश्चन आपके आएगा। इस तरह से वर्ल्ड लिटरेचर था, क्रिटिसिज़्म था, थ्योरी थी, तो इन सब के लिए मैंने अलग-अलग प्लान बनाया। मैंने लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज़्म के लिए ये किया कि सबसे पहले उनको बेसिक लैंग्वेज में, सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझा। हुँ। मैंने देखा कि क्रिटिसिज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ डेवलप करने से ज़्यादा आएगा बजाय रटने के। तो सबसे पहले मैंने जो भी उसके महान थिंकर्स थे, उनके थॉट्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, उसको बेसिक एग्ज़ाम्पल से समझा। फिर उसी के लिए जो भी बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इनकी हेल्प बुक्स है, इनके वीडियोज़ है, उसको देखा और उसके लिए नोट्स बनाए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स और उन नोट्स को कंपेयर किया, तो जो मेरे नोट्स में कमी मुझको दिखी, मैंने उनको लिखा और एक पर्टिकुलर नोट्स मेरे पास ऐसे तैयार हुए, जिनमें काफ़ी कुछ कंटेंट जैसे 2 से 3 बुक का कंटेंट था। तो मैंने थ्योरी के लिए और क्रिटिसिज़्म के लिए अप्रोच अपनाई और क्रिटिसिज़्म और थ्योरी मैं ये मानता हूँ, अगर मैं लेक्चरर बन भी गया और कोई इंसान किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए सब्जेक्ट में, उसको ये बार-बार पढ़ते रहने चाहिए और पढ़ने भी पड़ेंगे। ये एक सोच है, लिटरेचर को समझने का एक तरीका है, जिसको बार-बार विकसित करता रहना चाहिए। जी। और बात रही फिर ब्रिटिश लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर की, उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ की है, उनके वर्क्स को कंप्लीट किया। क्योंकि ये राजस्थान का पेपर था, तो भई कहीं चांस रहते हैं कि जो एग्ज़ामिनर्स हैं, वो जो यहाँ का सिलेबस है, उसी को सेटअप करेंगे। उसके बाद मैंने स्मार्ट स्टडी के तौर पे विकिपीडिया और कैम्ब्रिज हेल्प साइट से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी लिस्ट निकाली, उनकी समरीज़ प्रिपेयर की, उनके राइटर्स के फैक्ट्स प्रिपेयर किए। उसके बाद कुछ ऑनलाइन कंटेंट मैंने परचेज़ किया और 3 स्टैंडर्ड से 4 स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने फ़ॉलो किया, जिनमें जो भी वर्क, जो भी डेट, जो भी राइटर का फैक्ट, जो भी बर्थ प्लेस, जो भी क्रोनोलॉजी मेरे को दिखी, मैंने हाइलाइट करके लिख लिया। पर्टिकुलर राइटर को आपने प्रेफ़रेंस दी कोई? हाँ जी सर, ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने विलियम जे लॉन्ग को फ़ॉलो किया और क्रिटिसिज़्म में मैंने मोस्टली क्या एक ऑक्सफोर्ड की हेल्प बुक आती है, उसको फ़ॉलो किया। थ्योरी के अंदर मैंने एक एजुकेटर है, उनके नोट्स को फ़ॉलो किया काफ़ी, डेना मल्टीटास्कर, उनके नोट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, उसको फ़ॉलो किया सर। बाकी इसके लिए आपने कहा मैंने कोर्स भी परचेज़ किया। हाँ जी सर, वो जीके के लिए मैंने एक कोर्स नहीं, परचेज़ किया। सब्जेक्ट के लिए नहीं किया आपने? सब्जेक्ट के लिए नहीं किया सर, सब्जेक्ट के लिए वो मेरी खुद यही ही तैयार अप्रोच किया रही। आपने। हाँ जी सर। पढ़ाई को कोई टाइम फ्रेम में बाँधा? हाँ जी सर, मेरा टाइम फ्रेम ये रहता था कि मैं क्लासेस लिया करता था सुबह के टाइम में। हुँ। तो मैं सुबह 12 बजे फ्री होने के बाद 12 से 2 जीके को देता। 2 बजे के बाद 1 घंटा मैं रेस्ट करता, दिमाग को एकदम से शट डाउन कर देता ताकि वो रिफ्रेश हो सके सब्जेक्ट के लिए और फिर मैं 6 घंटे सब्जेक्ट को दिया करता और रात को सोते वक़्त एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करता। ये टोटल कितने टाइम के लिए किया? ये सर मैंने 6 महीने के लिए मेरी इंटेंसिव चली, फिर जीके का जैसे ही फ़ेज़ निकल गया, जीके का टाइम मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया एग्ज़ाम पास आते ही। हुँ। जीके का फ़ेज़ निकलते ही मैंने ज़्यादातर टाइम सब्जेक्ट को दिया, 6 से 7 घंटे डेली सब्जेक्ट को दिए। पीयूष, आप तो पढ़ा रहे हो तो आपका सब्जेक्ट आप अपने आप तैयार हो गया था। हाँ जी सर। अब एक नया बच्चा है जिसने अभी-अभी एमए करी है, हाँ सर। मास्टर्स करी है इंग्लिश में और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो तैयारी कहाँ से शुरू करे और कैसे करे? सर मेरी एडवाइस वही रहेगी जो हर एक नेट एस्पिरेंट के लिए रहती है लोगों की, जो मेरे को किसी ने नेट करने से पहले दी थी, जो मेरे से सवाल रहता है जी। कि आपका बीए और एमए कितना प्रिपेयर्ड है? अगर आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रिपेयर नहीं करते, उसके सिलेबस को थॉरोली नहीं पढ़ते, उसमें जो सिलेबस डिज़ाइन करती है यूनिवर्सिटीज़, वो इस तरह से करते हैं कि बच्चा पोएट्री से, ड्रामा से, लिटरेचर से, पोएटिक टर्म से सबसे रूबरू हो जाए। तो जब वो रूबरू होने का फ़ेज़ है, जब सब कुछ आपके लिए नया है, तो उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए।
कभी भी वन वीक कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए। वन वीक कल्चर से आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, गलत ज्ञान मिलेगा, फैक्ट्स उसमें सही नहीं होते, उसकी वोकैब्युलरी बहुत बिल्कुल ही घटिया होती है। वन वीक कल्चर की बजाय आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, और हमेशा मेरा मानना है, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कभी भी समरी की बजाय जिस टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं, उस टेक्स्ट को पूरी डिटेल में पढ़िए, क्योंकि एक टेक्स्ट बाकी 100 टेक्स्ट की कहानी कहता है कहीं न कहीं। फिर उसके अलावा आप जिस भी राइटर को पढ़ रहे हैं, उस राइटर की बायोग्राफी प्रिपेयर कीजिए। उस राइटर की बायोग्राफी के साथ उसके अदर वर्क्स कौन से हैं, उन वर्क्स की क्रोनोलॉजी कौन-सी है। ये स्टूडेंट एक काम कर सकता है अपने बीए और एमए के दौरान, कि जितने भी राइटर्स उसके लगे, उनके सबके वर्क्स, उन सब वर्क्स की क्रोनोलॉजी, उन वर्क्स की एक बेसिक समरी और उसके मेजर कैरेक्टर्स, इनको याद रखिए। ये उसके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 50 टू 60% प्रिपरेशन हो जाएगी। वहीं पर हो जाएगी। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है सर। उसके अलावा अगर क्रिटिसिज्म और थ्योरी पर आए, तो उसको सबसे पहले, अगर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, जैसे आई हैव बीन फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। अच्छा, आपका मीडियम हिंदी रहा है? हिंदी रहा है सर, यस बिल्कुल। कब तक? मेरा ग्रेजुएशन तक सर हिंदी मीडियम ही रहा। अच्छा। हाँ जी सर। हम्म। तो अगर कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले आप क्रिटिसिज्म और थ्योरी के कई वीडियोस कई एजुकेटर के साथ अवेलेबल है, तो उन वीडियोस को देखें, उनसे आप कुछ पॉइंट्स का हिंदी मतलब लिखें, और फिर उनको अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स पे अप्लाई करें। आप अगर उसको इंडियन वर्क्स, इंडियन लाइफ पे एग्जांपल पे अप्लाई करने लग गए, तो क्रिटिसिज्म आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा सर। ऐसे कोई एग्जाम्पल है? सर मैं कुछ पर्टिकुलर चैनल्स उनको जो है एडवाइस में बताना चाहूँगा, कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा। एक आप डेना मल्टीटास्कर नाम से यूट्यूबर है, उनको फॉलो कर सकते हैं। एक कल्याणी वलथ मैम है, वो भी बहुत बढ़िया साउथ की मैम, उनको फॉलो कर सकते हैं। एक सर है, बहुत अच्छे से हिंदी में करवाते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इनको वोकैब्युलरी में इंट्रोडक्शन में एक बार दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए हिंदी में एकेएस राजवीर सर है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं कंटेंट सर। तो अगर इन 3 चैनल को फॉलो करके, इनसे अगर आप नोट्स भी बनाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का काफ़ी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। आपने इन तीनों को फॉलो किया? हाँ जी सर, मैंने एकेएस राजवीर सर को भी देखा, और तैयारी की शुरुआत में कल्याणी वलथ मैम को भी काफ़ी देखा। फिर जब मेरे को लगा, ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं नेट कर सकता हूँ, तो नेट के बाद से मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और अपने नोट्स पे जो है प्रेफ़रेंस उन्हीं को दिया। अच्छा पीयूष, एक बात जो देखने में आती है वो ये आती है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, हाँ जी सर। इंग्लिश से डर लगता है। हाँ जी सर। आपको इंग्लिश से प्यार कब हुआ? कोई जर्नी थी या कोई भाग्य की लेखनी थी, अतिशयोक्ति या एग्ज़ैजरेशन तो नहीं कहूँगा मैं इसे। पर जब भी मेरे को याद है 6th क्लास में था, तब से मेरे को ये कहानी याद है कि मम्मी-पापा से मैं ज़िद किया करता था कि बाकी किताबें बाद में ले आना। मेरी क्लास पूरी होती, मुझे हिंदी-इंग्लिश की किताब ला दो, मैं उसको पढ़ूँगा। मैं अपनी छुट्टियाँ खत्म होने से पहले-पहले हिंदी और इंग्लिश के जो सारे चैप्टर है, बेसिकली स्टोरीज़, वो पढ़ डालता था। तब से मुझे लैंग्वेज से तो प्रेम था। फिर जब मैं 11th-12th में आया, मैं साइंस में था तब, आर्ट्स नहीं थी मेरे पास। 11th-12th में मैंने देखा कि साइंस ठीक है, मुझे समझ में आती है, पर जो सब्जेक्ट बार-बार प्रैक्टिस करने का मन करता है, जिसमें लिखने का दिल चाहता है, वो इंग्लिश ही है। इसीलिए मैंने एक ब्रेव स्टेप मेरे घरवालों की नज़र में लिया और आर्ट्स में स्विच किया ग्रेजुएशन के दौरान। साइंस बायोलॉजी थी या मैथ्स था? बायोलॉजी थी सर। डॉक्टर बनना था? घरवालों की नज़र में तो डॉक्टर ही बनना था। घर वालों को बनाना था डॉक्टर? घरवालों को डॉक्टर बनाना तो था। आपने नीट का एग्जाम दिया? नहीं सर, नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने। मुझे इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मैंने सोचा कि अगर नीट, पीएमटी ये मेरे लिए नहीं बने, और ना मैं इनमें इतना इंटरेस्टेड था सर, ना मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन भी की थी। बस ये था कि अगर मैंने अपने सब्जेक्ट को पकड़ कर के रखा, या अपनी जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको पकड़ कर के रखा जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसमें एक करियर की राह मुझे ज़रूर मिलेगी। आपने जब स्विच किया तो उन्होंने कहा नहीं बीएससी करो? नहीं, उनका यही कहना था कि अगर आप स्विच करते हो, तो आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप दुनिया को जवाब दे पाओ एक दिन, कि हाँ, मैंने स्विच किया और इसमें मैं सफल होकर के बताया। मास्टर्स के बाद में आपने एलएलबी करी, हाँ तो जी। थोड़ा सा भरोसा डगमगाया था उस समय? भरोसा डगमगाया तो नहीं कह सकते, पर कुछ सवाल ज़रूर उठे थे, ये ज़रूर कहा जा सकता है। पर उनको ये था कि तब से मैं डिबेट्स में भी था, बहुत ज़्यादा ओरेटरी में भी था। मैंने कई ऐसे कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स जीते थे, तो उनको ये लगा, इंग्लिश में? इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अच्छा। तो उनको ये लगा कि लॉ में, क्योंकि ओरेटरी इज़ द ग्रेटेस्ट स्किल, सो हो सकता है लॉ में तो ये कर ही लेगा, क्योंकि ओरेटरी इसकी बहुत बढ़िया है। लॉजिकल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है अभी बिल्ड, और लॉ में भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। लॉ में जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स थे, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे, जो मूट कोर्ट एक्टिविटी थी, वो मेरी फेवरेट रही।
पार्टिसिपेट किया आपने मूड कोर्ट हाँ में? जी सर, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट भी किया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहा, केस अच्छा। भी जीता था। अच्छा पीयूष, आप इंग्लिश के तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हाँ जी सर। और आपका बैकग्राउंड है वो हिंदी है, तो हाँ फिर जी। दोनों सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं या ऊपर नीचे हैं कोई? सर मैं ये मानता हूँ इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी वेल ऑफ, पर अगर कोई इंसान बारीकी से इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़े, तो सर साहित्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, साहित्य में सिर्फ भाषा का अंतर है। जो इंग्लिश में सिमिली और मेटाफर है, वो हिंदी में आकर के उपमा अलंकार है। जो इंग्लिश में हाइपरबली है, वो हिंदी में आकर के अतिशयोक्ति अलंकार है। भाषाओं का, शब्दों का अंतर है सर। स्टडी का जो अप्रोच है, वो कहीं न कहीं दिन के एक अंत है। में सेम है। तो कुल मिला के आप दोनों में कंफर्ट हो हाँ जी सर। पूरी तरह से, हाँ सर। क्योंकि आपने जो डिबेट कंपटीशन है वो दोनों के जीते हैं, हिंदी के भी जीते हैं और हाँ इंग्लिश सर। के भी जीते हैं। यस सर। अब आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है? ये अंतिम गोल है या इसके अलावा भी कुछ और करना है? सर मैं ये मानता हूँ कि ये बस एक इस सब्जेक्ट की जर्नी की शुरुआत भर है। इससे मुझे एक नई राह मिली है। हाँ, ये मैं मानता हूँ एक राह की मंज़िल ज़रूर आई है, पर ये मंज़िल अंतिम स्टेशन नहीं है, यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी है, आगे कई स्टेशनों पे और जाना है। जैसे मेरा ये मानना है कि इसमें मैं सब्जेक्ट में कुछ न्यू कॉलोनियलिज़्म पर रिसर्च करना चाहूँगा। डिस्टोपिया एक टर्म होती है हमारे लिटरेचर में, जिसमें वो होता है समाज जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल से एनार्की आ चुकी है। समाज में जो कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो उस पे मैं अपनी रिसर्च करना चाहूँगा। उसके अलावा भाषा जो है इंसान की ज़िंदगी में कितना परिवर्तन ला सकती है, इस पे रिसर्च होती है, वो भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इसके अलावा बहुत बढ़िया बात है कि कॉलेज शिक्षा विभाग हम लोगों को मौका देता है अपनी फर्दर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी जो शिमला में है, वहाँ जाने के लिए। तो ऐसे कई गोल हैं, अब तो राह बहुत मैं मानता हूँ सुगम हो चुकी है, ऐसे रास्तों पे पहुँचने अभी के लिए। शुरुआत हुई है। हाँ सर, अभी शुरुआत है इस सब्जेक्ट में तो। यूपीएससी का मन करता है आप? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान का एक पर्टिकुलर गोल होता है उसके नज़रिए में कि वो उस चीज़ के लिए बना है। मैं ये मानता हूँ मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ उस राह पे आ चुका हूँ। यूपीएससी गोल नहीं है आपका? नहीं सर, यूपीएससी मेरा गोल आगे फ्यूचर नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। पहले था ही नहीं। पहले था नहीं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं तो जुडिशरी की तरफ तो फिर भी मन था आपका। मन था, पर यूपीएससी नहीं था। और फिर ईश्वर के रास्ते, जिस पे वो ले जाए ईश्वर की कृपा से। अच्छा अभी आप कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, हाँ जी सर। तो अब बाद में भी कॉलेज के अलावा पढ़ाते रहेंगे? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि ये जो एक वैकेंसी है, ये ऐसी जॉब है समाज में रिस्पेक्ट के साथ-साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिलवाती है। इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद मैं अपना ज़्यादा योगदान अपने सब्जेक्ट और समाज के अन्य लोगों को देना चाहूँगा। जो जो एक जीवन हमें एक बार मिलता है, एक जवानी भी हमें एक बार ही मिलती है, तो उसके बचे हुए समय को थोड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहूँगा। इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि आजकल कोर्स बहुत महंगे हो गए, हाँ जी सर। तो आप ऐसा कोई कोर्स डिजाइन कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके। सर ये मेरा गोल रहेगा ज़रूर। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बहुत समय पहले कह दी थी कि जिस समय मेरा सिलेक्शन हो जाता है, थोड़ा-सा डस्ट सेटल डाउन होने के बाद, मैं राजस्थान की जो स्पेशली अभ्यर्थी है, जो कि इंग्लिश से भागते हैं, जो हिंदी में खुद को कंफर्टेबल समझते हैं या इंग्लिश का एक जो टैबू बन चुका है राजस्थान में, उसको तोड़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर यूट्यूब कोर्सेज़ डिज़ाइन करूँगा, उनको लॉन्च भी करूँगा सर। हाँ, ये मेरा गोल और मेरा ड्रीम भी है सर। शादी हो गई आपकी? हाँ सर, अभी रिसेंटली हुई है। पत्नी क्या करती है? पत्नी सर हाउसवाइफ है एंड शी इज़ अ स्टूडेंट आल्सो। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, अच्छा पढ़ रही है। पढ़ रही है सर। उनको क्या करना है? उनको भी सर टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। कहीं न कहीं सितारे अलाइन किए तभी मैं मानता हूँ कुंडली मिली हम्म, और उनको भी टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है और वो भी यही चाहती है कि एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, एक ऑनर्ड तरीके से एक मुकाम हासिल करके वापस से बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी का लैथ मशीनरी का काम, लैथ मशीनरी रिपेयर करने का और अच्छा, आप यूँ समझ सकते हैं थोड़ा मैकेनिक लाइन का काम है। पढ़ाई आपके पिताजी के बाद शुरू हुई या उससे पहले भी घर में पढ़ाई का माहौल था? सर पढ़ाई का माहौल रहा है, हमारे जो ताऊजी हैं वो टीचर रहे हैं, स्कूल टीचर रहे हैं। उसके अलावा मेरे बड़े भैया हैं, कज़न हैं जो कि जज रहे हैं। तो पढ़ाई का एक माहौल था, पर जो मैं ये मानता हूँ कि इस जनरेशन में, इस डे एंड ऐज के अकॉर्डिंग लोग सारे पढ़ाई की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अच्छा, चूंकि आपका लाइफ का ये पहला ही एग्जाम मान लूं मैं मोटा मोटी, हाँ सर। यदि वो एसएससी को छोड़ दिया जाए हाँ जी सर। तो आपके लाइफ का इंटरव्यू भी ये पहला ही था। हाँ, बिल्कुल सर। इसके लिए क्या किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए एक सुगबुगाहट मन में थी। मैं सच बताऊँ तो जितना नर्वस मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं रहा, उससे कई गुना नर्वस इंटरव्यू के लिए रहा। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मैंने अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया क्योंकि एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो चुका था।
जो सब्जेक्ट से टच था, वो उतना डीप स्टडी में नहीं था, टच में मैं ज़रूर था, पर एक डीप स्टडी, एक डीप रिवीजन मैंने सब्जेक्ट का लिया। उसके बाद मैं थैंकफुल रहूँगा, बहुत से ऐसे महान लेक्चरर्स मेरे को मिले, बीकानेर के ही मिले, अदर स्टेट्स के भी मिले, डूंगर कॉलेज के हमारे एचओडीज़ वगैरह भी मिले, जिनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली, उनसे थोड़ा इंटरव्यू के लिए टिप्स शेयर की। उन्होंने मुझे अपने सब्जेक्ट का और एक इंटरव्यू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, उसका गाइडेंस ज़रूर दिया। उसके अलावा मैंने अपने दोस्तों के बीच में ही मॉक इंटरव्यू दिए, क्योंकि समय की कमी थी। मेरा इंटरव्यू जो है वो दूसरे-तीसरे दिन ही आ गया था डेट के, तो जी। मॉक इंटरव्यू तो मैं नहीं दे पाया। पर अपने दोस्तों के बीच ही मैंने थोड़ा अपनी वर्बल स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, थोड़ा फाइनल टच लाने के लिए ज़रूर इंटरव्यूज़ दिए। उसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है, थोड़ा उसके बारे में और डीपर स्टडी की। आपने कोई ग्रुप बनाया हाँ सर, बिल्कुल। जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया? हाँ जी सर। शुरू से ही मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप रहा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एस्पिरेंट्स जुड़े हुए थे। उनमें से जो भी सिलेक्ट हुआ, उन्होंने एक इंटरव्यू डिस्कशन से ग्रुप बनाया, जिन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन्स शेयर किए, अपना प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस शेयर किया, और उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पद पे कार्यरत थे, तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि गवर्नमेंट की कार्यशैली क्या रहती है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में और क्या पूछा जा सकता है। और एक चीज़ मैं मानता हूँ, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली लोगों से डिस्कशन में, कि जो बेसिक्स है, जो हमारी एक छोटी-छोटी कमियाँ होती है धागे भर की, जी। जैसे शर्ट में से एक धागा निकल आता है, वैसे कुछ छोटी कमियाँ होती हैं जो हमें पता नहीं चलती, पर वो कहीं निकल आती है। वो कमियों को मैं नुक्ताचीनी करके काट पाया। आपको मदद मिली उसकी पूरी? हाँ सर, बहुत मदद मिली, और मेरा यही एडवाइस रहेगी हर कैंडिडेट के लिए, कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है और अगर आप एग्ज़ाम की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो अपने से पहले से सिलेक्टेड कोई जो लेक्चरर है, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, उनसे एडवाइस देते रहें, उनसे एडवाइस लेते रहें। उनके पास जो एक्सपीरियंस होगा, वो जो कॉन्फिडेंस आपको देंगे, वो जो मॉरल सपोर्ट आपको देंगे, और सबसे बड़ी बात, जो इंस्पिरेशन फिगर आपके लिए वो बन कर के आएँगे, वो वैसा दुनिया में और कोई कोचिंग या कोई स्कूल या कोई टीचर नहीं दे सकता सर। वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो कहीं और नहीं मिलेगा सर। अच्छा, आपको इंटरव्यू में नंबर कितने मिले होंगे? सर, इंटरव्यू का रिकॉर्ड तो रिलीज़ नहीं हुआ है। नहीं, लगभग फिर भी एक आइडिया हो जाता है। सर, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि मेरी जनरल की कट ऑफ क्लियर है, तो ऑलमोस्ट 15 तो मिले ही होंगे सर। रिटन में कितने बन गए होंगे? रिटन में सर 110 से लेकर के 15 के बीच मार्क्स थे मेरे। थर्ड पेपर में करीब 30 के आसपास आए हैं, हाँ जी सर। है ना? हाँ सर। तो कुल मिला के थर्ड पेपर का बड़ा रोल होता है। थर्ड पेपर का ही सर मैं मानता हूँ एक गेम चेंजर होता है थर्ड पेपर, हुँ। इस वैकेंसी के अंदर। कि इस वैकेंसी में जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसने नेट क्लियर की है, लगभग उनका सब्जेक्ट एक बेसिक लेवल से अपर लेवल पे प्रिपेयर्ड है, वो सब अबव एवरेज है, वो सब ज्ञानी लोग हैं। पर जो डिफरेंस मेकर है, जो गेम चेंजर है, वो थर्ड पेपर है। लैंग्वेज में ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं, जिनका नेट भी क्लियर्ड है, पर वो जीके के अंदर 20 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, पर उन्होंने जीके के दम पर 35, 38 मार्क्स भी लेकर के आए, उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, सिलेक्शन करवाया। सिलेक्शन करवाया सर। अच्छा, बोर्ड किसका था आपका इंटरव्यू में? सर, मेरे बोर्ड फॉर्च्यूनेटली संगीता आर्या मैम का रहा। जी। क्या पूछा उन्होंने? संगीता आर्या मैम और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले तो आते ही आपको वो कंफर्टेबल करवाते हैं सर फ़ील। तो उन्होंने मेरे से जनरल बातें ही पूछी, मेरी एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट क्या रहा, कैसे रहा, ये सब बातें पूछी। उसके बाद संगीता आर्या मैम, जो कि आरपीएससी मेंबर थे, जी। उन्होंने बड़े पोलाइटली मेरे को मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में, मेरे से जो लिटरेचर में मेरे फ़ेवरेट राइटर्स हैं, जो बीकानेर में लिटरेचर के दौरान कोई कल्चर है क्या? बीकानेर का लिटरेरी सर्कल कैसा है? ऐसे सवाल किए। और उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पे जो कमान है, इंटरव्यू की सौंप दी, और उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरे से किए। मैं ये मानता हूँ मेरा इंटरव्यू फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मेरे फ़ेवरेट राइटर्स, मेरे राइटर्स की थीम, उन राइटर्स ने कोई वर्क लिखा है तो वो पुरानी थीम से कैसे कनेक्टेड होता है? लिटरेरी थ्योरी में अगर 2 आइडियोलॉजी है तो उनमें डिफरेंस क्या है? और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, बुकर अवॉर्डीज़, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन रहा प्योरली। जी। बुकर अवार्ड्स किसने जीते हैं, ये क्वेश्चन पूछे। इस तरह के हुँ। क्वेश्चन मेरे रहे, और मैं ये मानता हूँ मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट ये रहा कि सबसे लास्ट में इंटरव्यू किया उन्होंने मुझे टीचिंग के लिए कहा। जो बोर्ड वर्क था, वो ये मानता हूँ मेरा सबसे इंटरव्यू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए मददगार साबित हुआ। वो काम आया वहाँ अनुभव। यस सर, बिल्कुल। कितनी देर करवाया बोर्ड वर्क वहाँ पर? सर, मुश्किल से 2 से ढाई मिनट रहा होगा बोर्ड वर्क। हुँ। बट वो उन्होंने देख लिया आपका कॉन्फिडेंस? हाँ सर, मेरे सुनने में यही आई, हुँ। मैंने काफ़ी लोगों से गाइडेंस ली थी, डूंगर कॉलेज के लेक्चरर से भी ली थी। हुँ। उनका गाइडेंस मेरे लिए यही रहा कि आपका कॉन्फिडेंस और प्रेज़ेंटेशन ही उनके द्वारा देखा जाता है।
नॉलेज तो एग्ज़ाम में वो जज कर ही लेते हैं। कितनी देर चला ये इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू अबव एवरेज लेंथ में मानता हूँ। मेरा इंटरव्यू 20 से 22 मिनट का रहा। सॉरी बोला आपने? सर एक क्वेश्चन में बोला ज़रूर। पूरे इस 20-22 मिनट में? हाँ सर, एक क्वेश्चन तो मेरे को इंटरव्यू तो आपका बहुत शानदार गया फिर। कह सकते हैं सर। गुड, वेरी गुड भी बोला चलते इंटरव्यू में उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने चलते इंटरव्यू में जब मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर थे, उन्होंने मुझसे डिस्टोपियन कल्चर पे एक सवाल पूछा कि भाई डिस्टोपियनिज़्म जॉर्ज ऑरवेल का तो बढ़िया है और विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक राइटर है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? जो दोनों आपके फेवरेट पोएट और फेवरेट नॉवेलिस्ट है। तो मैंने उनका एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन थीम एक्सप्लेन की और उस सवाल के जवाब पे उन्होंने गुड बोला मेरे को। इस पूरी जर्नी की यदि हम बात करें तो आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर क्रेडिट मैं किसी एक पे पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा, पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा का क्रेडिट रहेगा। ईश्वर जिन्होंने सदा अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखी। फिर मेरे माता-पिता और परिवार, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा दृष्टि, जिनका सहयोग सदैव मेरे साथ रहा। अनवेवरिंग फेथ जिसको कहते हैं वो रही। कभी वो पीछे नहीं हटे। कभी अगर मेरा कदम मेरे को पीछे जाता भी दिखता, तो वो पीछे ढाल बन करके एकदम से खड़े रहते, सपोर्ट की दीवार बन के। और मेरे मित्रों को, और मित्र में पर्टिकुलरली मैं मेरे दोस्त आनंद कुमार पुरोहित को देना चाहूँगा ये श्रेय। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबीज़ लिटरेचर से रिलेटेड भी है और जनरल हॉबीज़ भी है। लिटरेचर रिलेटेड हॉबीज़ में मेरा स्टोरी राइटिंग हॉबी है, कंटेंट राइटिंग मैं करता हूँ, डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग मेरी हॉबी रही है। उसके अलावा जो जनरल हॉबीज़ में ट्रैवलिंग सर मेरी एक हॉबी रही है। अच्छा, हाँ जी सर। कहाँ-कहाँ घूमे हो? सर नेम द स्टेट, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में। आई हैव बीन टू हिमाचल, आई हैव बीन टू जम्मू कश्मीर। अकेले? हुँ, हाँ सर, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी फैमिली के साथ, कुछ सोलो ट्रिप्स भी रही है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग पे आपने काम किया है। हाँ जी सर। इसकी मदद भी आपको खूब मिली है एग्जाम में। हाँ सर, मैं ये मानता हूँ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे को ग्रामर और क्रिटिसिज़्म में हुआ। जो फर्स्ट पेपर रहता है उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, और ग्रामर की जो मेरी प्रैक्टिस है वो स्टोरी राइटिंग से काफ़ी अच्छी हुई। एक ऐप मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, ग्रामरली। अगर वो कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको ग्रामरली पे चेक कर सकते हैं। ग्रामरली? ग्रामरली यस सर, हाँ। ग्रामरली इज़ ऐप। हुँ। उस पे वो चेक करके अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स को तो पॉइंट आउट कर भी सकते हैं। उसके साथ-साथ वो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट की भी सजेशन देता है। तो उससे मेरी राइटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई और मेरे ग्रामर सेक्शन में जो अगर मेरी कोई मिस्टेक्स थी, वो भी सारी मेरी सॉर्ट आउट हो गई सर। इसके अलावा? इसके अलावा सर कंटेंट राइटिंग का मेरे को एक फ़ायदा हुआ, मुझे काफ़ी वर्क्स, काफ़ी स्टोरीज़ पढ़नी पड़ती थी, काफ़ी पोएम्स पढ़नी पड़ती थी उसके रिव्यूज़ लिखने के लिए, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखने के लिए, काफ़ी कोटेशंस जो किसी पोएम के पार्ट थे वो पढ़ने पड़ते थे। तो उससे जो फेमस पोएम्स थी, फेमस एसेज़ थे, उनकी स्टडी मेरी वहीं हो गई सर। कितने समय से पढ़ा रहे हो आप? सर मुझे पढ़ाते हुए आज लगभग 7 साल का समय हो चुका है। ये पढ़ाने का मन खुद का ही हुआ या किसी ने सजेस्ट किया? सर, दो तरफ़ा जवाब मैं इसका देना चाहूँगा। एक तरफ तो मेरा मन सदैव से था कि मैं अपने सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए पढ़ाऊँ ज़रूर। और दूसरा, मेरे ग्रेजुएशन के समय मेरे एक टीचर रहे, विक्रम जी उनका नाम है, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे सबसे पहले राह दिखाई कि अगर आपको पार्ट टाइम कुछ करना ही है, तो आप ज़रूर यहाँ-यहाँ पढ़ा सकते हो। उन्होंने मुझे पहला मेरा चांस दिलवाया। तो कुल मिला के पीयूष, इस जर्नी की हम बात करें तो आपकी सेल्फ स्टडी हुई है। हाँ सर, कह सकते हैं। इसमें किसी कोचिंग का कोई बड़ा रोल नहीं रहा। सर, छोटे-छोटे कदम ही सही, सपोर्ट ज़रूर रहा। हुँ। इस जर्नी में। जैसे गणपत सिंह जी राजपुरोहित हैं, उनके जीके का कोर्स मैंने परचेज़ किया। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस है, जिसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने दी। उसके अलावा बहुत से ऐसे एजुकेटर हैं जिनके नाम मैंने इस इंटरव्यू में लिए हैं, यूट्यूब के एजुकेटर्स जिनसे हुँ। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, वो उससे खुद को पॉलिश किया है। पॉलिश किया ज़रूर सर। पॉलिशिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। एक अंतिम पायदान पे पुश देने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा। अखबार पढ़ते हो आप? हाँ सर, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी सर। हिंदी पढ़ते हाँ हो, सर। अंग्रेजी का नहीं पढ़ा? नहीं सर, अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ा हुआ है, कॉलेज टाइम में बहुत पढ़ा हुआ है, अभी भी रिसेंटली पढ़ता हूँ। हुँ। बट वही है कि लोकल न्यूज़ के लिए, आस-पास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हिंदी न्यूज़पेपर को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ सर। अच्छा, करंट जीके के लिए तो सारा उनका ही पढ़ा होगा। करंट जीके के लिए सर ज़रूर मैंने उनका भी पढ़ा, उसके अलावा 2 सोर्सेज़ और प्रेफ़र किए मैंने। एक तो नानक क्लासेस के वीडियोज़ को प्रेफ़र किया, उसके अलावा किसी भी आप अच्छी पब्लिकेशन का वार्षिकांक ले आइए, क्योंकि अच्छी पब्लिकेशन की वार्षिकांक का ये फ़ायदा होता है कि वो जो साल भर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जिस तरह का करंट अफ़ेयर्स पूछा गया है, उसी तरह के क्वेश्चन, उसी तरह के फैक्ट्स आपको देते हैं। तो अंतिम समय में, अंतिम 5-7 दिनों में, जब जीके का बोझ आपके सर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपको एक पॉलिश दे सकता है, एक क्विक रिवीजन दे सकता है पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर्स की। तीनों पेपर देने के बाद में आपको ये लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर कहीं मन में एक छोटा-सा डर ज़रूर था, पर जब मैंने आंसर की से मैचिंग की, टोटलिंग की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स का एनालिसिस किया,
ट्रेंड्स को पढ़ा, तो कहीं न कहीं मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ, मैं सिलेक्शन की राह पर हूँ और इंटरव्यू में ज़रूर बैठूँगा सर। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू में ज़रूर बैठूँगा। और इंटरव्यू देने के बाद? इंटरव्यू देने के बाद एक कुछ पलों के लिए तो कॉन्फिडेंस क्लाउड 9 पर था सर, हुँ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए और मेरे लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग, काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। हुँ। तो मैंने यही मान के चला मैं कि क्योंकि अगर मेरे लिए एनरिचिंग रहा है, तो जो पैनल मेंबर्स हैं उनके लिए भी ज़रूर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा और अगर अच्छे एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड ज़रूर किया जाता है सर, तो उस समय ज़रूर ये अंदाज़ा था कि हाँ, मैं हो काफ़ी जाएगा। करीब हूँ, काफ़ी हुँ, करीब हूँ। रैंक हाँ, कोई सी भी आ रैंक सकती है वैसी पर में मेरा सिलेक्शन हो काफ़ी जाएगा। करीब हूँ। हाँ सर, ये लग रहा था। तो पीयूष आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत-बहुत आभार। सर, 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा। बहुत-बहुत आभार आप सभी का जो मुझे सुन रहे हैं और बहुत-बहुत आभार बीएमआर जी का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इस टॉक विद बीएमआर चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करें। ये आपको यूँ ही मोटिवेट, यूँ ही गाइड करते रहेंगे। मैं भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ॉलोवर रहा हूँ। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।